फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस आयरिश पोएट W.B. यीट्स की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है बाइजेंटियम। इसे 1930 में लिखा गया था और 1932 में इसे पब्लिश किया गया था उनकी कलेक्शन वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स एंड अदर पोएम्स में। ये पोएम एक सीक्वल या सिस्टर पोएम मानी जाती है उनकी पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम की। सेलिंग टू बाइजेंटियम एक पोएम है जिसमें पोएट जो हैं वो एक जर्नी बताते हैं, कैसे एक ओल्ड मैन एक यात्रा करके बाइजेंटियम नाम के शहर को पहुंचता है और फिर इस पोएम में उस शहर में उसे क्या देखने को मिलता है इसे डिस्क्राइब किया गया है। तो इस पोएम को समझने से पहले अच्छा होगा कि आप पहले उस पोएम को पढ़ लें एक बार, तो बेहतर समझ में आएगा। उस पोएम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ एक बार उस पोएम को ज़रूर देखिएगा। ये पोएम जो है ये 5 ऑक्टेव्स में बांटी गई है, यानी 8 लाइन स्टैंजा में, और इसकी राइमिंग स्कीम है AA, BB, CD, DC। फ्रेंड्स, ये पोएम एक मिस्टिकल और स्ट्रेंजली हॉन्टिंग पोएम मानी जाती है। बहुत ही सारे रहस्य एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पोएम में डिस्क्राइब किए गए हैं। बहुत इमेजरी है, सिम्बॉलिज्म है और मेटाफर्स का यूज़ हुआ है। इस पोएम में कई थीम्स को डिस्कस किया गया है, जैसे एक तो है ह्यूमन इम्परफेक्शन वर्सेस परफेक्टनेस ऑफ आर्ट, यानी ह्यूमन लाइफ जो है वो कितनी इम्परफेक्ट है, और साथ ही जो आर्ट है, आर्ट को यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है गोल्डन बर्ड से, वो कितना परफेक्ट है इसे डिस्क्राइब किया गया है। और साथ ही ह्यूमन लाइफ वर्सेस जो आफ्टर लाइफ होती है, स्पिरिचुअल लाइफ होती है, उन्हें भी एक तरह से कंपेयर किया गया है, कौन सी लाइफ बेटर है, लाइफ इन डेथ, डेथ इन लाइफ, इन टॉपिक्स को भी रिवाइज किया गया है। हम आगे पोएम पढ़ेंगे तो इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, W.B. यीट्स का पूरा नाम था विलियम बटलर यीट्स। वो एक आयरिश पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में और उनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 में। वो 20th सेंचुरी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर रहे हैं 20th सेंचुरी लिटरेचर के, और साथ ही 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। सेलिंग टू बाइजेंटियम, एन एकर ऑफ ग्रास, बाइजेंटियम, ये सभी इनकी फेमस पोएम्स मानी जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। द अनपर्स्ड इमेजेस ऑफ डे रिसीड, यानी दिन की जो अनपर्स्ड इमेजेस हैं, जो इम्प्योर इमेजेस हैं, वो धीरे धीरे फेड हो रही हैं, धुंधली पड़ रही हैं, या यूँ कहें तो रात हो गई है। द एम्परर्स ड्रंकन सोल्जरी आर ए बेड, और जो राजा के, जो एम्परर के सोल्जर्स हैं, जिनका काम है कि वो पहरा दें, लोगों की सुरक्षा करें, वो ड्रंक हैं, शराब पीकर धुत हैं और सो गए हैं, यानी अपने काम से, अपने फ़र्ज से वो पीछे हट गए हैं और रात भी हो गई है। नाइट रेजोनेंस रिसीड्स, नाइट वॉकर्स सॉन्ग, और रात की जो आवाज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं। यहाँ रेजोनेंस का मतलब होता है साउंड। रात के समय का जो शोर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। और नाइट वॉकर्स, यानी जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वैश्याएँ हैं, सिर्फ उनके गाने की आवाज़ आ रही है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, घटती जा रही है। आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गॉन्ग, यानी चर्च के रात के घंटे के बजने के बाद जो रात की आवाज़ें हैं वो भी धीरे धीरे फेड होने लगी हैं, कम होने लगी हैं। यानी देखें तो इन 4 लाइनों में पोएट ने हमें यही बताया है कि बाइजेंटियम में जो कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ हैं वो कितने डिग्रेडेड हो गए हैं, घट गए हैं, लोग अपने फ़र्ज से पीछे हट रहे हैं, और रात के समय में प्रोस्टिट्यूट्स के गाने की आवाज़ें आ रही हैं। अ स्टार लिट और अ मून लिट डोम डिसडेन्स ऑल दैट मैन इज़, और चर्च का जो डोम है, जो उसकी गोल छत है, वो चांद की रोशनी से या तारों की रोशनी से यूं चमक रही है और ऐसी लग रही है मानो वो ह्यूमन वर्ल्ड से बहुत ऊंची है। ह्यूमन वर्ल्ड जितना इम्प्योर है, जितनी इसमें गलत चीज़ें शामिल हो गई हैं, जितनी सोसाइटी गिर गई है, ये चर्च ये शो करता है कि चर्च इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, चांद की रोशनी में बिल्कुल प्योरिटी के साथ चमक रहा है। ऑल mere complexities, the fury and the mire of human veins, यानी जो ह्यूमन लाइफ है उसमें बस कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो है ये उनके गुस्से, फरी यानी गुस्से, एंड द मायर ऑफ ह्यूमन वेन्स, यानी ब्लड के कारण, यानी उनकी लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो खुद उनके ही गुस्से और उनके ही ब्लड के कारण हैं। अब इस नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, जो इमेज उसके सामने है उसके बारे में बता रहा है।
बिफोर मी फ्लोट्स एन इमेज, मैन और शेड, यानी मेरे सामने एक इमेज है, एक छवि है जो इंसान भी है और परछाई भी है, यानी या तो इंसान है या परछाई है। शेड मोर दैन मैन, मोर इमेज दैन अ शेड, यानी वो इंसान से ज़्यादा परछाई है और परछाई से ज़्यादा वो एक इमेज है, यानी छवि है। यानी ना तो वो कोई घोस्ट है, ना ही कोई ह्यूमन है, और ना ही दोनों का मिक्स है। वो क्या है, पोएट ये देख कर वो समझ नहीं पा रहा है। फॉर हेड्स बॉबिंग बाउंड इन ममी क्लोथ, यानी ये इमेज जो है वो एक मम्मी की है जो कपड़े में लिपटा हुआ है, जो कि खुद हेड है। अब फ्रेंड्स, हेड्स कौन है? तो हेड्स को गॉड ऑफ डेड माना जाता है। तो पोएट कह रहे हैं कि खुद हेड्स जो है वो खुद बाइजेंटियम आ पहुंचा है और उसके चारों ओर, उसके बॉडी के चारों ओर मम्मी क्लोथ वाइंड किया हुआ है या बाउंड किया हुआ है, लिपटा हुआ है। मे अनवाइंड द विंडिंग पाथ, और वो उस विंडिंग पाथ को, जो कि क्या है, साइकिल ऑफ रीबर्थ, उसे अनविंड कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंबॉलिज्म का यूज़ हुआ है। पहले तो वाइंडिंग पाथ क्या है, तो साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी हम मरते हैं और हमारा दोबारा जन्म होता है और ये साइकिल लगातार चलते रहता है, तो उसे ही यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब किया है। सेकेंडली, जो मम्मी क्लॉथ है वो एक सिंबल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है, एजिंग एंड डेथ का। यानी पोएट का कहना है कि जब हम जिंदा रहते हैं तो हमारे ऊपर, हमारी सोल के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा रहता है जो कि हमारी बॉडी है, और फिर हमारा डेथ हो जाता है, मौत हो जाती है, तो वो कपड़ा हमारे सोल पर से अनविंड कर दिया जाता है और फिर एक न्यू कपड़ा चढ़ाया जाता है, हमें एक न्यू लाइफ दी जाती है। तो यहाँ पर हेड्स जो है उसी कपड़े को विंड करता है, अनविंड करता है, और विंडिंग पाथ को, जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है, उसे चेंज कर देता है। अ माउथ दैट हैज़ नो मॉइस्चर एंड नो ब्रेथ, और उसके मुंह में ना सांस है और ना ही कोई नमी है, गीलापन है। यानी इस बात से तो ये साफ हो गया है कि वो कोई ह्यूमन थिंग नहीं है, उसे इंसान नहीं माना जा सकता, वो ज़रूर ही कोई सुपर नेचुरल बीइंग है। ब्रेथलेस माउथ्स में समन, और ये बिना सांस के मुंह ये समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। किसे बुला सकते हैं? तो डेड पीपल को, जो लोग मर चुके हैं। चूँकि मैंने पहले ही बताया हेड्स जो है वो गॉड ऑफ डेड है, तो वो डेड पीपल को समन कर सकता है, उन्हें अर्थ पर वापस बुला सकता है। आई हेल द सुपरमैन, और मैं बुलाता हूँ उस सुपरमैन को, उन मरे हुए लोगों को। और उन्हें सुपरमैन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वो इस अर्थली लाइफ से फ्री हो चुके हैं, इस अर्थली लाइफ के कंट्रोल में उनकी ज़िंदगी नहीं है, उन्हें पावर है कि वो इस अर्थली लाइफ से ऊपर उठ सकते हैं, इसलिए वो सुपर ह्यूमन हैं। आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ, और ये जो डेड पीपल हैं इनके लिए लाइफ इन डेथ है और डेथ इन लाइफ है, यानी जीवन में मृत्यु है और मृत्यु में जीवन, दोनों ही चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, इस बात को इस तरह से समझिए क्योंकि ह्यूमन लाइफ के लिए ये जो डेड पीपल हैं ये एक्चुअली में मर चुके हैं, मगर अगर इसी बात को हम एक स्पिरिचुअल वे में देखा जाए तो इनके जीवन की डेथ नहीं हुई है, बल्कि इनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है। तो इनके साथ दोनों ही चीज़ें हैं, डेथ इन लाइफ भी है और लाइफ इन डेथ भी है। मिरेकल बर्ड और गोल्डन हैंडीवर्क। अब फ्रेंड्स, पोएट यहाँ पर एक चीज़ देखता है जो कि उसके अकॉर्डिंग एक मिरेकल है, एक चमत्कार है, एक बर्ड भी है और साथ ही किसी आर्टिस्ट का गोल्डन वर्क भी है। यानी पोएट यहाँ पर कंफ्यूज्ड है कि वो एक बर्ड तो है लेकिन कोई लिविंग थिंग वो इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। तो ज़रूर ही उसे किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा, लेकिन किसी आर्टिस्ट के हाथ में भी इतना परफेक्शन कैसे हो सकता। तो इसलिए वो एक मिरेकल ज़रूर है, एक चमत्कार ज़रूर है। मोर मिरेकल देन बर्ड और हैंडीवर्क, मगर ये बर्ड जो है ये किसी बर्ड या किसी आर्ट वर्क से ज़्यादा एक मिरेकल लग रही है। इतनी परफेक्ट है वो, इतना परफेक्टनेस है उसमें कि वो एक नॉर्मल लिविंग थिंग या एक वर्क ऑफ आर्ट से ज़्यादा ब्यूटीफुल है या परफेक्ट है। प्लांटेड ऑन द स्टार लिट गोल्डन बो, जो कि तारों की रोशनी से चमकते हुए एक सुनहरी डाली पर बैठी है। ये एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स बाइजेंटीन आर्ट का। वहाँ माना जाता है कि वहाँ के जो गोल्ड स्मिथ्स हैं वो सोने से डालियाँ बनाते हैं और उन्हीं सोने की डालियों पर ये चिड़िया आकर के बैठ गई है, जो कि पोएट के अकॉर्डिंग एक मिरेकल है, एक चमत्कार है।
कैन लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स क्रो। और ये हेड्स जो कि सिटी ऑफ द डेड है, वहाँ के कॉक्स की तरह आवाज़ निकालती है। यानी फ्रेंड्स, वहाँ जो हेड्स के कॉक्स हैं, उनसे बिलीव किया जाता है कि उनके चिल्लाने से या उनके आवाज़ निकालने से डेड पीपल जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं, उनका दोबारा जन्म नहीं होता, वो वापस से लौट आते हैं। तो यही पावर, ये जो पावर हेड्स के कॉक्स में है, ये पावर इस गोल्डन मिरेकल बर्ड में भी है। और बाय द मून एम्बिटर्ड स्कॉर्न अलाउड, या चांद की रोशनी में ज़ोरों से चिल्ला सकता है किसी नॉर्मल बर्ड की तरह। फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब इस बर्ड को दोनों ही तरह से पोएट ने दिखाया है कि ये एक पावरफुल मिरेकल बर्ड है जिसमें स्पिरिचुअल या मिस्टिकल पावर है, और शायद ये एक नॉर्मल बर्ड की भी तरह है। इन ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल कॉमन बर्ड और पेटल, अपने सुनहरे रंग की चमक में जो कि किसी ऐसे मेटल की तरह है जो कभी बदलते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं, ऐसे सिचुएशन में ये कॉमन बर्ड्स पर स्कॉन करता है, यानी उन पर चिल्लाता है। ये बर्ड जो है ये खुद को बाकी सभी नॉर्मल लिविंग क्रिएचर्स से ऊपर मानता है और इसलिए उन पर चिल्लाता है, क्योंकि एक तरह से पोएट ने यहाँ हमें डिस्क्राइब किया ही है कि वो एक मिरेकल है, तो इसलिए उसका पोजीशन नॉर्मल लिविंग क्रिएचर से थोड़ा ऊपर है। एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मायर और ब्लड, और सभी एक्सपीरियंस जैसे कि एजिंग, डेथ, जो भी अर्थली एक्सपीरियंसेस हैं, उन सभी से ये बर्ड जो है वो इम्यून है। यानी ये बर्ड कभी मरेगा नहीं, इसकी कभी उम्र नहीं ज़्यादा होगी, ये एज नहीं करेगा। ये बर्ड ग्लोरी ऑफ आर्ट का एक सिंबल बन गया है। यानी अगर हम नोटिस करें तो ये आर्ट जो कि शायद मैनमेड है, पोएट ने पहले डिस्कस किया था कि शायद ये गोल्डन हैंडीवर्क है, तो शायद ये जो आर्ट है ये मैनमेड है, मगर ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जज करने लगा है, खुद ही उन नॉर्मल बर्ड्स पर चिल्लाने लगा है, क्योंकि इसे पता है कि डेथ का या एजिंग का, टाइम का इस पर असर नहीं होगा। एट मिडनाइट ऑन द एम्परर्स पेवमेंट लिफ्ट फ्लेम्स दैट नो फैगॉट फीड्स नॉर स्टील हैज़ लिट। अब आधी रात को जो एम्परर है, जो राजा है, उसके महल के पेवमेंट पर फ्लेम्स उठ जाते हैं, यानी आग लग जाती है। मगर ये आग जो है ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है, क्योंकि ना तो ये फैगॉट से लगी है। फ्रेंड्स, फैगॉट्स का मतलब हुआ सूखी लकड़ियाँ, तो ये सूखी लकड़ियों के कारण नहीं लगी है, और ना ही स्टील के कारण, यानी किसी मेटल को रगड़ कर जो स्पार्क्स निकलते हैं उसके कारण भी नहीं लगाई गई है, खुद ही लग गई है आग। और एक तरह से कहें तो ये जो आग है ये किसी मेटाफिजिकल फायर की तरह है। नॉर स्टॉर्म डिस्टर्ब्स फ्लेम्स बिगॉटन ऑफ फ्लेम, और इस आग को ना हवा और ना ही तूफान बढ़ा रहे हैं, इसकी जो लपटें हैं वो खुद ही एक से होकर एक बढ़ती जा रही है आगे। वेयर ब्लड बिगॉटन स्पिरिट्स कम एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ फरी लीव। अब यहाँ खून के जन्मे स्पिरिट्स आते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी तकलीफ़ें हैं उन सभी को दूर कर देते हैं और इस अर्थली लाइफ को पर्ज कर दें। यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी इस ह्यूमन लाइफ में, जो भी इस सोसाइटी के मॉरल डिग्रेडेशन के कारण थे, उन सभी को दूर करने का काम है इन बिगॉटन स्पिरिट्स का, ब्लड बिगॉटन स्पिरिट्स का। डाइंग इनटू अ डांस, और ये जो स्पिरिट्स हैं ये एक डांस कर रहे हैं इस मिस्टिकल फायर के चारों ओर, और इनके इसी डांस के कारण जो है जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो दूर हो जाएंगी। An agony of trance, an agony of flame that cannot singe a sleeve। और इनका ये डांस एक तरह की समाधि है, एक अलग ही कंडीशन है जिसमें ये जो फायर है ये किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को नहीं जलाती है, किसी स्लीव को यानी किसी कपड़े को सिंज नहीं करेगी, जलाएगी नहीं। ह्यूमन बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होता है, मगर ये ह्यूमन सोल को प्योरीफाई कर देगी, पर्ज कर देगी सभी इम्प्योरिटीज़ से। यानी एक तरह से कहें जो भी अर्थली लाइफ में जो मॉरल और सोशल इम्प्योरिटीज़ हैं उन सभी को दूर करना ही काम है इन स्पिरिट्स का, जो कि फायर के चारों ओर डांस कर रही हैं और इस सारी इम्प्योरिटीज़ से हमें पर्ज कर रही हैं। अब फ्रेंड्स, इस लास्ट स्टैंजा में पोएट ने
एक फाइनल चैप्टर को एक्सप्लेन किया है कि जब ह्यूमंस की डेथ हो रही है और उनकी सोल्स जो है वो इस अर्थली लाइफ को छोड़कर उस नए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर होने जा रही है, तब क्या सिचुएशन हो रहा है उसे एक्सप्लेन किया गया है। अ स्ट्रैडल ऑन द डॉल्फिन्स मायर एंड ब्लड, स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट, यानी डॉल्फिन्स की बॉडी पर बैठकर स्पिरिट के बाद अगली स्पिरिट जो है वो उस अर्थली लाइफ को पीछे छोड़कर एक नई स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ रही है, एक नई खूबसूरत शुरुआत की ओर बढ़ रही है। फ्रेंड्स, डॉल्फिन्स जो हैं वो ग्रीक और रोमन मिथ्स में बहुत ही प्योर क्रिएचर्स माने जाते हैं और साथ ही ये माना जाता है कि उनका काम है कि वो ह्यूमन सोल्स को, जो ह्यूमंस मर गए हैं उनकी सोल्स को उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाए। तो उसी मिथ को यहाँ पर पोइट ने यूज़ किया है और पोइट बता रहे हैं कि किस तरह सोल के बाद सोल उस डॉल्फिन्स पर बैठकर उस नए स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ रही है। द स्मिथीज ब्रेक द फ्लड, द गोल्ड स्मिथीज ऑफ द एम्परर, और जो गोल्ड स्मिथ्स हैं एम्परर के, उनसे कहा गया है कि उन्हें इन स्पिरिट्स को रोकना है, उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाने देना है और ऐसा करने के लिए उन्हें बाढ़ लानी है ताकि ये जो स्पिरिट्स हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर ब्रेक बिटर फ्यूरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, साथ ही जो डांस फ्लोर की मार्बल्स हैं वो भी इतने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस को अपोज करते हैं। जिस तरह से सोल्स को नए स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में जाने से रोका जा रहा है, इस बात को वो अपोज कर रहे हैं। दोज इमेजेस दैट येट फ्रेश इमेजेस बिगेट, और वो इमेजेस जो हैं उन कॉम्प्लेक्स इमोशंस के वो नए इमेजेस को जन्म देते हैं, यानी नई प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। उन पुरानी प्रॉब्लम से नई प्रॉब्लम्स का जन्म हो रहा है। दैट डॉल्फिन टॉर्न दैट गैंग टॉर्मेंटेड सी, मगर फिर भी वो प्रोसेस जारी है जहाँ स्पिरिट्स डॉल्फिन्स पर बैठकर समुद्र पार कर रही हैं और समुद्र में उस चर्च बेल की आवाज़ गूंज रही है। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में इमेजरीज और सिंबॉलिज्म इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ है और साथ ही एलिगोरी का भी यूज़ हुआ है, लेकिन W.B. यीट्स जो है वो इन्हीं बातों के लिए फेमस भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ इसे दोबारा देखिए। ये पोएम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी W.B. यीट्स की पोएम बाइजेंटियम।